नमस्कार दोस्तों, युग तेवर पत्रिका के इस YouTube मंच पर मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन हुए मैंने इसी मंच पर आप सबसे नागरिकता के विषय में एक छोटी सी चर्चा की थी। पर दोस्तों, सच तो यह है कि नागरिकता के प्रत्यय की कल्पना राज्य के अभाव में की ही नहीं जा सकती और इस तरह यह लाजमी हो जाता है कि आज हम सब राज्य के विषय में एक वैसी ही मुख्तसर सी चर्चा कर लें जैसी कि पिछले दिनों हमने नागरिकता के ताल्लुक से की थी। दोस्तों, आधुनिक पाश्चात्य राज्य विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य को उसके 4 तत्वों के इर्द गिर्द परिभाषित किया गया। ये 4 तत्व हैं क्षेत्र, जनता, सरकार तथा संप्रभुता। कुछ विचारकों ने इसमें अंतरराष्ट्रीय मान्यता जैसे कुछ पृथक तत्वों को भी जोड़ा है और निश्चित रूप से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि राज्य अन्य संस्थानों की तरह एक संस्थान ही है, किंतु उसमें निहित संप्रभुता की शक्ति उसे अन्य से बड़ा बना देती। संप्रभु शक्ति का मतलब है कि राज्य द्वारा अंतिम आदेश देने की शक्ति। यह संप्रभु शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत है या तत्व है जिसके अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य की इस ताकत का प्रयोग सरकार किया करती है, अतः सरकार राज्य की शक्ति का व्यवहारिक प्रयोग करने वाली कार्यकारिणी या यंत्र मात्र है। पाश्चात्य राज्य विज्ञानी लास्की ने कहा था कि व्यवहारिक अर्थों में सरकार ही राज्य है। यह किसी सीमा तक सही भी है और आम आदमी प्रायः सरकार को ही राज्य का पर्याय समझ लिया करता है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह एक अनुचित धारणा है। राज्य की शक्ति का प्रयोग सरकारें जरूर किया करती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार ही राज्य हो जाए। हाँ, यदि सरकार जन शक्ति की अनदेखी करती है, जनता का ध्यान नहीं देती है, तो कई बार वह राज्य का पर्याय बन जाया करती है। उदाहरण के लिए फ्रांस के तानाशाह या राजा या निरंकुश राजा हम कहें, लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य। इसलिए माना जाता है कि सरकारें बदलती रहती हैं पर राज्य की संप्रभु शक्ति सदैव यथावत बनी रहती है। क्षेत्र का मतलब है वह भूसीमा जिसके भीतर राज्य के आदेश का पालन किया जाता है और उसका पालन करने वाला समुदाय ही जनता के रूप में जाना जाता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संप्रभु शक्ति का आंतरिक के अतिरिक्त एक बाह्य विस्तार भी हुआ करता है, अर्थात राज्य की संप्रभु शक्ति किसी अन्य राज्य की संप्रभुता से बाधित नहीं होती। वह किसी अन्य संप्रभुता के आदेश को नहीं मानती और जिस दिन संप्रभु किसी अन्य आदेश का पालन करने लगेगा तो वह संप्रभु नहीं रह जाएगा। अभी तक की जो चर्चा हमने की थी वह राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से की गई थी, पर यदि राज्य नामक संस्था के ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि शुरुआती कबीलों के बाद कुछ प्रोटो स्टेट या प्राक राज्य दिखाई देते हैं, जैसे भारतीय महाजनपद या ग्रीक पोलिस आदि। इस दौर में राज्य और समाज में प्रायः अंतर नहीं किया जाता था। फिर आया साम्राज्यों का दौर, जैसे भारत में प्रथम तथा द्वितीय मगध साम्राज्य, चीन का साम्राज्य, पश्चिम में रोमन तथा बैजेंटाइन साम्राज्य, पुनः भारत में मुगल साम्राज्य आदि।
मध्यकाल में ही यूरोपीय रेनेसां, प्रबोधन, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि घटनाएं घटी, जिसके बाद क्रांतियों का दौर आया, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने क्रांति का युग कहकर पुकारा है। इस दौरान घटी प्रवृत्तियों तथा घटनाओं ने राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन को भी प्रभावित किया और सबसे पहले इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं सदी में अपनी किताब द प्रिंस में स्टेटो या स्टेट शब्द का प्रयोग किया। इसी दौरान फ्रांस के विचारक बोंदा ने संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत की और इसके बाद हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट और रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा संप्रभु राज्य की सैद्धांतिकी को सुव्यवस्थित और स्थापित किया, जिसकी चरम परिणति हमको 1648 की वेस्टफीलिया की संधि में मिलती है, जहां से संप्रभु राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक सिद्धांत बन जाता है। यहाँ एक बात जो विशेष रूप से ध्यानाकर्षण योग्य है कि प्राचीन काल और मध्यकाल में राज्यवत संस्थाएं तो थी और कार्य भी किया करती थी, पर इनके लिए स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ करता था। इस दौर में राज्य के लिए पुलिस, रेल, किंगडम, प्रिंसिपैलिटी आदि शब्द प्रचलित थे। स्टेट या राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। स्टेट शब्द का प्रचलन और उसे व्यवहारिक मान्यता इसकी सैद्धांतिकी के विकास के बाद ही मिली। यह कुछ ऐसा ही था जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो मानव के जन्म से ही था, जाने अनजाने इंसान उसका प्रयोग भी किया करता था, पर उसे पहचान पाया न्यूटन के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद ही। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि मैकियावेली के बहुत समय पहले भारतीय राज्यशास्त्र में राज्य का पूर्ण विकसित सिद्धांत अर्थात सप्तांग सिद्धांत दे दिया गया था, जिसमें 4 की बजाय 7 तत्वों स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात उनके मंत्री, जनपद अर्थात क्षेत्र, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र जैसे तत्वों को व्याख्यायित किया गया। मौर्य युग में कौटिल्य ने दंड शब्द की जो व्याख्या की, वह उसे संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत के बेहद निकट ला देती। यही नहीं, हमारे यहाँ एक मंडल सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी देता था। यही नहीं, चीन के कन्फ्यूशियस नामक दार्शनिक ने सप्तांग जैसे सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। अरब में अल फराबी ने भी एक विकसित राज्य सिद्धांत दिया था, पर क्योंकि आधुनिक ज्ञान मीमांसा यूरोसेंट्रिक है, अतः इन सब विचारकों की सैद्धांतिकी को पर्याप्त मान्यता नहीं मिल पाई। हालांकि इन एशियाई सिद्धांतों की सीमा इनके धर्म से प्रभावित होने में भी थी। जब मैं धर्म से प्रभावित होने जैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरा अभिप्राय है कि उस समय समाज, राजनीति, विधि अर्थात कानून, संस्कृति, परंपरा आदि जीवन का प्रत्येक पक्ष धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होता था। इस दृष्टिकोण में विधिक तथा नागरिक समानता के भाव का अभाव था। समाज में जन्म पर आधारित एक निश्चित पदानुक्रम विद्यमान था जो अधिकारों की असमानता उत्पन्न करता था। आधुनिक राज्य का आधार ही नागरिक समानता माना जाता है। जहां तक यूरोसेंट्रिक होने का प्रश्न है, तो मेरी मान्यता है कि हमें पीछे न देखकर आगे की ओर देखना चाहिए। हमें वर्तमान में
ऐसे बौद्धिक नवाचारों को उत्पन्न करना होगा जिनकी अनदेखी दुनिया कर ही न सके। ऐसे में केंद्र का झुकाव हमारी ओर खुद ब खुद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई बात के साथ, किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का भरपूर आनंद उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।